Hello everyone, welcome back to the channel of Nursing Edge, and we are here with continuation of part second A of reviewing the NCLEX. So in previous part we have discussed about peer groups, crisis, self-help groups. So in this video lecture we will be discussing about the next topic, that is कम्युनिटी. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ अ कम्युनिटी. कम्युनिटी एक आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको कि हम लोग सेकेंडरी ग्रुप मानते हैं. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें कम्युनिटी में अभी इससे पहले हम लोग फैमिली की बात कर रहे थे, जो हमारा प्राइमरी ग्रुप था जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके साथ हमारे पर्सनल रिलेशनशिप होता है. बट कम्युनिटी में इम्पर्सनल होता है, यानी कोई किसी के साथ इतना ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं आता अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन अ मोर लिमिटेड मैनर, यानी सिर्फ लिमिटेडली या फिर एक स्पेसिफिक कैपेसिटी जिस पे वो पार्टिसिपेशन दे सकते हैं. ओके, नाउ जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं, फंक्शन एज अ मीन्स टू एन एंड. ठीक है, यानी कि एक एंड के तौर पे वो लोग बेसिकली एक एंड की तरफ कोई वो फंक्शन करते हैं. जिसमें बेसिकली क्या होता है कि डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स होता है, आपके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हेल्प करते हैं दूसरे के कम्युनिटी के लोगों को, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए और उनका पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढ पाए. तो ये काम कम्युनिटी का है. ठीक है, यानी जिन भी सराउंडिंग्स में आप लोग रह रहे हो, ठीक है, तो वो सारे जो सराउंडिंग में लोग होते हैं वो सब अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं. तो अब इतना मान के चलो कि एक हमारे पास अगर 100 लोग वाले, अगर मैंने आपको जो बताया है प्रीवियस वीडियोस में, तो उसमें अगर 10 पीपल करके बांटा हुआ है, तो उनमें भी आपको क्या लगता है वो 100 के 100 लोग क्या फैमिली होंगे? नहीं, उनमें से 4 या 5 की फैमिली होगी. देन इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में अब क्या होगा, बहुत सारी फैमिलीज़ आ गई हमारे पास. तो उन फैमिलीज़ को जब हम अलग अलग फैमिलीज़ को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी कम्युनिटी. वही कम्युनिटी क्या होगी, अलग अलग डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली. ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 100 लोग एक ही जगह से हों, कोई अलग अलग जगह से होता है. सब अपनी जोग्राफिकल वेरिएशंस होते हैं, कल्चरल वेरिएशंस होते हैं, जेंडर वेरिएशंस होते हैं. तो ये सारा काम कम्युनिटी में आता है. सेकेंडरी ग्रुप यूजुअली क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि ये जो 100 है ये आपका बेसिकली क्या बनेगा, सेकेंडरी ग्रुप बनेगा, जो क्या करता है इंटरमिटेंट बेसिस पे, यानी बीच बीच में जहाँ ज़रूरत हो तब वो आपस में क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, और इसी थ्रू मतलब इसी कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश भी होते हैं. तो कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ग्रुप इंटरेक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है कम्युनिटी के बारे में, उनकी क्या नीड्स रहेंगी उसके बारे में, या फिर ऐसी उनके पास स्किल्स होती हैं कि वो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन लें, कोई काम करें किसी भी एक्शन में. ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप्स बेसिकली कब काम आते हैं, जब आपको लॉ वगैरह स्टैब्लिश करना है, ताकि आपका जो एंटी सोशल बिहेवियर है उसको आपको कम करना है. ठीक है, वो क्या करते हैं, जो आपके डाइवर्सिफाइड कम्युनिटीज़ हैं या ग्रुप, उनको एक बेस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका जो बिहेवियर हो वो एक्सेप्टेबल हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो. बट दे मे फेवर और प्रोटेक्ट वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि वो एक कॉमन ग्राउंड तो दे रहे हैं कि कम्युनिकेशन डेवलप हो, बातचीत हो, लेकिन वो कुछ स्पेसिफाइड ही आपके इंटरेस्ट, यानी कुछ स्पेसिफाइड बातों को ही या सिचुएशंस को ही या प्रॉब्लम्स को ही क्या करते हैं, फेवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड ग्रुप विद इन द सोसाइटी. नेक्स्ट आपके आते हैं हेल्थ एजुकेशनल ग्रुप्स. हेल्थ एजुकेशनल ग्रुप्स में सर्विसेज और सक्सेस फैक्टर आते हैं. इनमें सर्विसेज क्या होती है, आपके जो हेल्थ एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, हेल्थ इन्फॉर्मेशन या हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एज यू कैन गेस फ्रॉम द नेम. नाउ ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये जो आपके क्लाइंट्स हैं या फैमिली, क्लाइंट्स मीन्स पेशेंट या उनके फैमिलीज़ को हेल्प कर रहे हैं अडेप्ट होने में, जो कि कोई अगर चेंज हुआ है, कोई चेंजेस आए हैं तो उनमें अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं. उनका जो फोकस होता है वो स्पेसिफिक होता है कि हमें एक ही चीज़ पे बात करनी है जो हेल्थ से रिलेटेड होगा, जिसमें डायबिटीज़ के रिगार्डिंग एजुकेशन आ सकता है, ऐसा कोई ग्रुप बना है. या पेरेंटिंग ग्रुप के आपके पेरेंटिंग कैसे कर सकते हो, वेट वॉचर्स की, हाँ गेन हो रहा है, कम हो रहा है, ओबीज कैटेगरी में आप जा रहे हैं, क्या डेवलप होगा. तो बेसिकली हेल्थ पर फोकस रहता है. जो मेजॉरिटी होती है एजुकेशनल ग्रुप्स की वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की होती है. ठीक है, और वो नॉन प्रॉफिट होता है, यानी किसी को उससे पर्सनल बेनिफिशियल किसी के लिए नहीं है वो. ठीक है, इन सर्विस एजुकेशनल ग्रुप्स भी आते हैं इसमें, यानी कि आप ड्यूरिंग द सर्विस भी आपको एजुकेशन दी जाती है. ठीक है, दैट इज़ इन सर्विस. तो इन सर्विस एजुकेशनल ग्रुप्स भी इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं.
सक्सेस फैक्टर्स की बात करते हैं तो सारे मेंबर्स को आपको इससे एक्सेप्टेंस होती है, रिस्पेक्ट होती है, सारे मेंबर्स की जो एजुकेशनल नीड्स होती हैं वो सेम होती हैं और उनको प्रॉब्लम भी सिमिलर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 लोग थे तो उसमें से 20 पीपल्स आर डायग्नोस्ड विद डायबिटीज़, तो उन 20 पीपल्स को अगर हम इंक्लूड करें तो उनकी प्रॉब्लम सिमिलर है। हमें पता है उनको सेम ही टॉपिक पे एजुकेशन देनी है, दैट इज़ डायबिटीज़। यानी डायबिटीज़ अगर उनको हो रहा है तो वो लोग आपके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि आइसोलेशन कम हो रहा है, आइसोलेशन इनको अलग कम किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन कम है, क्योंकि नॉलेज बढ़ रही है। अगर नॉलेज नहीं होता है कि पता नहीं से क्या हो रहा है, छोड़ो ना क्या ये वो, या कुछ मिथ्स बनाए गए हैं कि नहीं अलग से रखना है, तो ऐसे सारे आइसोलेशन और फ्रस्ट्रेशन मेंबर्स की कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज बढ़ती है, वहाँ पे बता दिया जाता है कि ये बेसिकली है क्या। इसके बाद जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड होती हैं, ठीक है, जनरली वो मोटिवेटेड होते हैं कि उसको बहुत अच्छे से वो मैनेज करें। नर्स एक लीडर होती है, यानी नर्सिंग लीडर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हैं या एजुकेशन देते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने ग्रुप स्ट्रक्चर का यूज़ करके किस तरीके से किसी भी पेशेंट को ठीक होने में मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं, एफिशिएंटली हेल्प कर सकते हैं। मेंबर्स बेसिकली क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्यों, क्योंकि वो साथ में सीख रहे हैं, साथ में समझ रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो इससे मेंबर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ना अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, दैट इज़ हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बेसिकली सारे फील्ड्स में पूछा जाता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देखिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव पूछे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ होती है जो हमें पता होनी होती है, ठीक है। तो इसमें जो मेन हम फॉलो करते हैं दैट इज़ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे पहली चीज़ है नीड टू सर्वाइव। नीड टू सर्वाइव यानी कि पहले आप खुद ज़िंदा रहने चाहिए, है ना, आपके अपनी ज़िंदा रहने, अपने सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, अब उनको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। नाउ फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आएगा, एयर, फूड, वाटर, यही तो चाहिए हमें बेसिकली। अगर आप किसी इंडिविजुअल को बहुत बेसिक से देखो कि एक इंडिविजुअल है, अब बेसिकली उसको क्या चाहिए, अभी वो कुछ नहीं सोचेगा, पहले वो ये सोचेगा कि मैं ज़िंदा कैसे रहूँ, मैं सर्वाइव कैसे कर सकूँ, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आ जाएंगी। तो उसको बेसिकली क्या चाहिए, एयर, फूड, वाटर। इसके बाद क्या हुआ कि एयर, फूड, वाटर से अब वो सर्वाइव कर गया, ठीक है, उसको मिल रहा है, टाइमली मिल रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ कहाँ जाएगी, नीड फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट, यानी वो उसको सेफ्टी और कंफर्ट चाहिए, तो यहाँ पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, दैट इज़ इंटरपर्सनल नीड्स। इंटरपर्सनल नीड्स में क्या आएगा कि चलो ठीक है, अब उसने सेंस ऑफ सिक्योरिटी बना ली, सब कुछ हो गया, इसके बाद क्या होगा, अब इंटरपर्सनल नीड्स आएंगी कि अब फॉर एग्जाम्पल उसने जो आपका फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में था कि हाँ उसको घर चाहिए, उसको जॉब चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब जब सब कुछ हो गया तो अब क्या, अब उसने अगर इतनी सारी अर्निंग की तो वो कहाँ लेके जाएगा, कहीं नहीं लेके जाएगा, अपनी फैमिली इस्टेब्लिश करेगा। तो फैमिली इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है, लव एंड एक्सेप्टेंस की नीड, ठीक है, तो वो सोशल नीड पूरी हो जाएगी, वो बाद में आएगी। थर्ड, फोर्थ सोशल नीड होती है इंट्रा पर्सनल नीड्स, इंटरपर्सनल, अपनी इंट्रापर्सनल सोसाइटी के साथ, तो अब वो रह रहा है, उसके पास फैमिली है, सब कुछ है, तो वहाँ पर सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। सेल्फ इस्टीम में क्या होता है कि सोसाइटी में एक इज्जत, ठीक है, सोसाइटी में इज्जत मिल जाएगी तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चला जाएगा कि ठीक है, अब उसके पास एक्सपीरियंसेस होंगे, वो दूसरों को बता सकता है। सो दैट इज़ बेसिकली मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसका ये चार्ट जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू नो, यू नीड टू लर्न। सब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है सबसे नीचे, बेस। बेस इस चीज़ से बना हुआ है, तो इसमें ऑक्सीजन, फ्लूइड, न्यूट्रिशन, बॉडी टेम्परेचर, एलिमिनेशन, शेल्टर, सेक्स, ये बेसिक नीड्स है किसी भी इंसान की, कि ये उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे चाहिए, ठीक है। कि अभी फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, अब आप उसको लगी हुई है भूख, ठीक है, ही इज़ हंग्री, उसने 2-4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अब आप उसके सामने एक अच्छी जॉब ला दो, एक अच्छी फैमिली इस्टेब्लिश करा दो, ठीक है, और या फिर आप उसको बेसिकली क्या है, फूड ऑफर करो, तो वो कहाँ जाएगा, वो सबसे पहले क्या चूज़ करेगा, फूड, बिकॉज ही इज़ हंग्री, वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है। अब उसकी फिजियोलॉजिकल जो नीड है वो पूरी हो गई, अब जब पूरी हो जाएगी तो वो सेकंड चीज़ पे कहाँ जाएगा, जॉब पे, क्योंकि नौकरी चाहिए, अर्निंग सोर्सेज चाहिए, अर्निंग सोर्सेज मिल जाएंगे, फिर वो क्या करेगा, एक फैमिली स्टैब्लिश करेगा जहाँ वो उस अर्निंग का यूज़ कर सकता है। अब जैसे फैमिली में अर्निंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्या करेगा, अब वो सोसाइटी की तरफ जाएगा, जहाँ सोसाइटी में उसको क्या होगी, रिस्पेक्ट की नीड होगी, जो सेल्फ इस्टीम में आता है। अब सेल्फ इस्टीम के बाद क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा। ये जो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये बहुत रेयर होता है कि इस पर कोई पहुंच जाए, क्योंकि वो इन सब से उठ चुका है, क्योंकि उसकी सारी नीड्स पूरी हो गई, अब वो इन सब से उठ चुका है, तो वो क्या है, सोसाइटी में ये स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ जाता है कि हाँ भाई वो अब स्पिरिचुअली
डेवलप हो रहा है, हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैस्लो हायरार्की में आती हैं, दैट यू नीड टू लर्न, इम्पॉर्टेंट है। आई एम अगेन सेइंग। इसके बाद क्या आता है, कुछ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ। अब आपकी पहली चीज़ आती है फिजियोलॉजिक कैपेसिटी, यानी सारी डिजीज़ या डिजीज़ कंडीशन जो है इनका एक जीनोमिक कंपोनेंट होता है। जीनोमिक्स का मतलब क्या, स्टडी ऑफ जीन्स, यानी जीन्स जेनेटिक इसका रेफरेंस हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसका इंटरेक्शन होता है अदर जीन्स के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, फिर आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ, तो जिससे आपकी बॉडी में वो डिजीज़ या कंडीशन डेवलप होंगी। फिर डेवलपमेंटल लेवल पे अगर हम देखें तो डेवलपमेंटल लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, बचपन से लेकर के जब तक हम लोग एडल्ट, ओल्डर एडल्ट या एज्ड नहीं हो जाते हैं तब तक हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है इन्फेंट। इन्फेंट छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे की क्या होगी, छोटे से बच्चे के डेवलपमेंट लेवल में सबसे पहली चीज़ आएगी कि वो न्यू इन्वायरमेंट में डेवलप कर सके, यानी कि अडेप्ट कर सके। दूसरी चीज़, आपके जो इन्फेंट आता है वो इंट्रा यूटेराइन से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आता है। इंट्रा यूटेराइन इनसाइड द वुम, ठीक है। तो इनसाइड वुम की लाइफ क्या होती है, अलग होती है। वहाँ पे कुछ नहीं है, मदर से न्यूट्रिशन लेना है, वहीं पे एलिमिनेशन करना है, वो भी बेसिक नीड है, वो भी वहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है, फुलफिल हो रही है। तो इंट्रा यूटेराइन में क्या है कि वहाँ पर उसको आउटर इन्वायरमेंट का नहीं पता। फिर जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई वो एक्स्ट्रा यूटेराइन में आ गया, यानी अब क्या है, आपकी यूट्रस कैविटी से, मदर के वुम से वो बाहर की दुनिया में आ गया। तो वहाँ पर उसके लिए इंट्रा यूटेराइन चीज़ें अलग थी, बाहर अलग हैं, तो वहाँ पर एडेप्टेशन नीडेड होता है। तो इन्फेंट के डेवलपमेंटल नीड में आता है एडेप्टेशन, सबसे पहली चीज़, ठीक है। इसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल कंजेनाइटल प्रॉब्लम है इसको, तो भी एडेप्टेशन की नीड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसी चाइल्ड की, चाइल्ड में क्या, थोड़ा बच्चा वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है, चल फिर रहा है, स्कूल गोइंग, ठीक है, इसमें हम टॉडलर ले लेते हैं आराम से, ठीक है। 11 ईयर्स ऑफ एज, 12 ईयर्स ऑफ एज तक के बच्चों को आप यहाँ पे लो, तो उनमें आप क्या, फिजिकल, फंक्शनल और इमोशनल ग्रोथ मिलती है, तो उसका मैच्योरेशन होना नीडेड आता है, ठीक है। तो ये एवर चेंजिंग प्रोसेस होती है जिसमें स्ट्रेस आता है, डिसेबिलिटीज़ आती हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स डेवलप होते हैं, चाहे क्वांटिटेटिवली लो या क्वालिटेटिवली लो, जो उसके मैच्योरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एडोलेसेंट। एडोलेसेंस में क्या है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल ग्रोथ आती है, ठीक है, जिसमें पूछता है कि मैं हूँ कौन, क्योंकि वो अपनी सेल्फ इमेज डेवलप कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं किया जाता है कि मैं कौन हूँ, या उसकी सेल्फ आइडेंटिटी उसको इस्टेब्लिश करने नहीं दी जाती है, या वो फैक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन का डिसऑर्डर आता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है, मेरी पोटेंशियल्स क्या हैं, ठीक है, या मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये एडोलेसेंस में डेवलपमेंटल आपका क्या है, नीड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एडल्ट की, एडल्ट आपका क्या है, 18+, ठीक है। तो यहाँ पर एडल्ट को माना जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, प्रोडक्टिव हो, ठीक है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्या करे, फुलफिलमेंट लेके आए, ठीक है, एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेके आए। अगर कोई भी पार्शली या टोटली इसको एकम्प्लिश कर लेता है तो एडिशनल स्ट्रेस आता है, ठीक है, कि आगे आगे क्या चीज़ें करनी है, जो हमारी बेसिक लाइफ चल रही है ये वही है सेम। देन आता है ओल्डर एडल्ट, ठीक है। तो जो आपकी अमेरिकन सोसाइटी है वो क्या करती है, यूथ को वैल्यू करती है और डिवैल्यू करती है ओल्ड एज को, ठीक है। यानी यूथ को वैल्यू करने का मतलब क्या है, यूथ क्योंकि आपका अपकमिंग जनरेशन है, तो अपकमिंग जनरेशन ज़्यादा प्रोडक्टिव मानी जाती है, ठीक है। तो उनको हर चीज़ में पार्टिसिपेशन रोल दिया जाता है, सब कुछ उनके लिए नीडेड है, तो भाई वहाँ पर उनकी वैल्यू हो रही है कि भाई यूथ के लिए करना है, यूथ को एजुकेशन देनी है, यूथ का ये, यूथ का वो, सब कुछ आप देखते ही हो। बट ओल्ड एज को डिवैल्यू कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, डिवैल्यू करने का मतलब कि कोई इंसान अभी क्या है 40s की एज तक वो अच्छा, चलो 60s की एज तक वो अच्छा खासा जॉब कर रहा है, वो कर रहा है। अब 60s के बाद क्या आएगा, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होगा, वो घर बैठेगा। तो जब तक वो काम कर रहा है तब तक उसकी वैल्यू हो रही है, जैसे ही वो घर आके बैठ गया उसकी वैल्यू ख़त्म, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या, लोग एडल्ट्स को आप देखते हो कि लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनकी नीड्स को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी डिसीजंस को इम्पोज करना शुरू करते हैं। तो उनमें भी एक क्या आता है, स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, मल्टीपल स्ट्रेस, कि उनके लव्ड वन उनके पास नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, क्योंकि जब तक अर्न कर रहे हैं तब तक सब कुछ कर सकता है, जब अर्न करना बंद कर दिया तो आपको किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं, फिजिकल वाइगर यानी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है, और सुसाइडल थॉट सबसे ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि लोगों का जो बिहेवियर है, देखो डिवैल्यू कर रहे हैं हम, डिवैल्यू कर रहे हैं, मीन्स उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई उनको कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कह के चला जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि उनको हार्म किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, उनको नहीं देखा जाता है, लोग नहीं देखते हैं यूजुअली। ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। तो यहाँ पर उनके लिए स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, सारे स्ट्रेस हैं, जिसमें उनका मेन जो अगर आप देखें तो सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें डेवलप होने लगती है, ठीक है। तो सुसाइडल टेंडेंसीज उसमें डेवलप होने लगती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एट अ टाइम व्हेन एबिलिटी टू अडेप्ट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। अब यहाँ पर वो अडेप्टेशन भी नहीं डाल सकते इस चीज़ पे लेके, क्यों? क्योंकि उनका एनाटॉमिक या फिजियोलॉजी के साइकोलॉजिक जो अल्ट्रेशंस हो चुके हैं वो हो चुके हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। अगर आप एक यूथ को बोलो कि उसको कोई हार्ड वर्क करना है तो वो कर लेगा, क्योंकि वो फिजिकली उस हिसाब से डेवलप्ड है। लेकिन आप किसी ओल्ड पर्सन को नहीं बोल सकते ना कि सडनली आप आज तक आप अपनी ज़िंदगी के 60 ईयर्स काम कर रहा है, अब आप बैठ जाओ भाई। फिर आप बैठने के बाद इस तरीके का बिहेवियर दे रहे हो तो वो अडेप्ट नहीं कर सकते, उनकी एजिंग प्रोसेस हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई इंसान यूथ में, उसका विजन बहुत अच्छा है, सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि उसका विजन बहुत अच्छा है तो वो सब कुछ कर सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ओल्डर एज में चला जाएगा, एजिंग के प्रोसेस की वजह से विजन कम हो गया, अब उसको हेल्प चाहिए, तो कौन उसकी हेल्प करेगा 24/7? ये वाली सारी चीज़, ठीक है। तो ये अल्ट्रेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अडेप्ट भी नहीं कर पाते कि चलो मुझे अकेले करना है, लेकिन अकेले करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टाइप की चीज़ आती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है दैट इज़ जेनेटिक इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल होता है आपका, जेनेटिक जीन्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें आप किस तरीके, पहली चीज़ तो जीन्स ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन कितनी मिली है, अमाउंट, ठीक है, कितनी आपको फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी किसी भी तरीके से एजुकेशन मिली, स्कूल जाके मिली, घर जाके मिली, कितनी मिली है, ठीक है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना हुआ है उसका, ठीक है। इसके बाद बेसिकली कि उसके अंदर किसी भी चीज़ को बेसिकली रीज़न आउट करने के लिए कि क्यों हो रहा है, किसी चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, ट्रांसलेट वर्ड्स इनटू एक्शन, अगर ये सारी चीज़ें कितनी उसकी एबिलिटी है तो ये इंटेलिजेंस यहाँ पर काम आता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आपका आता है नेक्स्ट, दैट इज़ सेल्फ इस्टीम, लेवल ऑफ सेल्फ इस्टीम, कि उसका सेल्फ इस्टीम लेवल क्या है। तो इससे बेसिकली सेल्फ इस्टीम में क्या आता है, कॉन्फिडेंस, ओके। तो यहाँ पर एक तरीके का ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड यानी कि आपका बिहेवियर है जो ये दिखाता है कि इंडिविजुअल का सेल्फ वर्थ को लेके क्या परसेप्शन है, यानी खुद को लेकर के क्या, खुद की वर्थ को लेकर के क्या परसेप्शन है बेसिकली। तो यहाँ पे पर्सनल सब्जेक्टिव जजमेंट आती है अपने बारे में कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोला गया कि आप एक स्टोन को उठाओ और उसको दूसरी जगह रखो, तो यहाँ पर मैं क्या ये कर सकती हूँ? तो मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ कि नहीं यार मैं कर लूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो ये सेल्फ इस्टीम पे आता है। जो कि अगर आप किसी चीज़ को करने में कभी सक्सेसफुल रहे हो, ये इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सेल्फ इस्टीम जो है ये बाय बर्थ ही कि फिक्स रिजिड नहीं होता है, ये बनता है, इट इज़ मेड। कैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया, अब मैंने उठा के रख दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ये काम सक्सेसफुली कर लिया, तो इट मीन्स मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। नेक्स्ट टाइम मुझे कभी कोई कहेगा तो मैं अपने बारे में ये चीज़ कह सकती हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरे अंदर उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा और मैं क्या करूँगी, अपना सेल्फ इस्टीम को खो दूँगी कि यार नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने तो वो भी नहीं कर पाई थी, मैं ये भी नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर बेसिकली नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। चाहे आप लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस बोल लो कि लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस आया, उसकी वजह से भी नेगेटिवली, जैसे अभी तक क्या है, कोई पर्सन 60 एज तक वो काम कर रहा है अच्छा खासा, उसका तो सक्सेस उसको मिल रही है, वो पॉजिटिव है कि भाई हाँ कॉन्फिडेंस है। जैसे ही वो घर आके बैठ गया, उस पर सबने ध्यान देना बंद कर दिया, कोई उसकी बात की वैल्यू नहीं रह गई, कुछ नहीं रहा, तो वहाँ पर उसकी इंडिपेंडेंस खो गई, उसको हर एक चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ गया। तो यहाँ से बेसिकली क्या है, आपका लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस आया, तो उसके बेसिकली नेगेटिव अपना सेल्फ इस्टीम चला गया, नहीं कॉन्फिडेंस खोने लग गया वो, ठीक है। तो ये सारी अनएक्सेप्टेबल चेंज इन रोल, यानी कि अब रोल चेंज हो गया है, यानी 60 तक तो वो अर्न कर रहा था, फैमिली के लिए सोर्स ऑफ इनकम था, सब कुछ था, अब सडनली इनकम बंद हो गई, तो अब कौन ध्यान दे, है ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर आता है एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड, यानी कि जो आपका पर्सन है उसको अपने एक्शन से कितनी नॉलेज मिली है, अपनी ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, मैच्योरेशन के टाइम पे क्या रहा है, कल्चर या उसके जो भी इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, ये आपके एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड में आता है, जिसमें बेसिकली एक्सपीरियंस आता है। फिर आता है लेवल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, कि उसकी इंटरनल डिज़ायर कैसी है किसी भी गोल को डेवलप करने की या क्या अकम्प्लिश करने की। वैल्यूज़, वो फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, जो कि कल्चरल रिलीजन से इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट आता है आपका रिलीजन। रिलीजन डीप पर्सनल बिलीफ होता है इन हायर फोर्स देन ह्यूमैनिटी, यानी इंसानों छूट के ऊपर। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस,
ठीक है, कि सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडिंग क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसके बाद सोशल इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि वो कितना अपनी नीड्स को कम्युनिकेट कर सकता है क्लियरली। ठीक है, अनडिज़ायर टू अदर्स यानी दूसरों को अपनी नीड्स और डिज़ायर के बारे में बता सकता है। सपोर्ट सिस्टम्स क्या है, ये सोशल इंटरेक्शन में आता है। फिर आता है स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस कंट्रोल में क्या आता है कि डेवलपमेंट ऑफ वैरिड यानी कोपिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होना, ये स्ट्रेस कंट्रोल में आता है। होप यू लाइक द वीडियो एंड डू like, share and subscribe the channel, and if you have any queries please drop them in the comment section, and we will continue to the next topic in our next video lecture. Thank you so much for watching.